तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2023 में आई मूवी द वैक्सीन वॉर को। इस फिल्म में आपको देखने मिलेगा कि भारत ने कैसे खुद की अपनी वैक्सीन बनाई कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। उसे बनाने में कौन कौन शामिल था, क्या क्या पॉलिटिक्स खेली गई कि वैक्सीन ना बने और कितनी मुश्किलें आई, यही आपको मूवी में जानने को मिलेगा। तो बिना देरी किए चलिए आपको सुनाता हूँ इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर बलराम भार्गव को देखते हैं, जो कि अपने लैपटॉप में कुछ वीडियोस देख रहे होते हैं जिसमें कि कुछ लोग अपने आप ही गिरे पड़े जा रहे थे जैसे उन्हें कोई बीमारी हो। डॉक्टर बलराम अपनी सहकर्मी डॉक्टर निवेदिता से कहते हैं कि चाइना के वुहान में एक अनजान वायरस पैदा हो गया है और उनका कहना है कि वो वुहान के सी फूड मार्केट से आया है, लेकिन मुझे लगता है कि वो अनजान वायरस मार्केट से बाहर आने से पहले कहीं और से मार्केट में आया। चाइना की P4 लैब भी वुहान में ही है, तो हो सकता है कि ये वायरस बनाया गया हो। अब इसी सिलसिले में एक मीटिंग बैठाई जाती है जहां पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी कुछ लोग आए थे। डॉक्टर निवेदिता WHO के प्रतिनिधि के ऊपर काफी सवाल दागती हैं कि चाइना से इसके बारे में सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा है। मीटिंग के मेन मेंबर निवेदिता से पूछते हैं कि अगर ये वायरस भारत में आता है तो क्या ICMR में इतनी क्षमता है कि वो वायरस को हैंडल कर पाए। निवेदिता कहती है कि ICMR दुनिया की सबसे पुरानी वैक्सीन रिसर्च एजेंसीज में से एक है। हमारी उपलब्धियां सबको दिखती नहीं क्योंकि हमारे पास रॉकेट नहीं कि जिसकी पूंछ में आग लगाई जाए और जिसको देख के लोग बोलें वाह देखो मार्स पे जा रहा है। इंडिया में अगर इस वायरस के साथ लड़ने की क्षमता अगर किसी में है तो वो है ICMR। अब डॉक्टर बलराम NIV में डॉक्टर प्रिया से बात करके कहते हैं कि हमें इस वायरस का टेस्ट करना शुरू कर देना चाहिए बिना देरी किए, तुरंत। वहीं पर मौजूद डॉक्टर रमन कई सारी थ्योरीज और बातें बताते हैं कि ये वायरस किसी जानवर से नहीं बल्कि लैब में बनाया गया है। पर इस वक्त डॉक्टर बलराम के लिए ये जरूरी नहीं था कि वायरस आया कहां से, जरूरी था कि पता लगाया जाए कि इसे रोकना कैसे है। अब भारत में भी एक केस आ ही जाता है तो उसका सैंपल लेके टेस्ट किया जाता है कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव, तो पता चलता है कि पॉजिटिव है और वुहान वाले वायरस से मैच करता है। ICMR के लिए तो ये बड़ी उपलब्धि थी कि उन्होंने पता लगा लिया कि वो कोरोना वायरस है, पर देशवासियों के लिए ये बुरी खबर थी कि अब भारत में भी वायरस कदम रख चुका है। अब हम रोहिणी नाम की एक पत्रकार को देखते हैं जिसका पूरा चैनल इस धारणा पर चलता था कि कैसे वो सरकार के खिलाफ खबरें बनाएं। वो सारी कमियों की जानकारी निकालती है जैसे कम PPE किट होना, ऑक्सीजन सिलेंडर कम होना वगैरह वगैरह, और फिर वही चीजें जनता तक पहुंचाती है थोड़ा और मिर्च मसाला लगा के, और एक टैगलाइन बनाती है कि इंडिया कांट डू इट। डॉक्टर बलराम जब ये टैगलाइन देखते हैं तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि ऐसे कैसे इंडिया कांट डू इट। ये हमारा हौसला तोड़ना चाहते हैं ताकि हम हमेशा की तरह किसी और देश के सामने झुक जाएं, पर अब ऐसा नहीं होगा। अब हम खुद वैक्सीन बनाएंगे और वो होगी भारत की वैक्सीन, और हम बतलाएंगे कि इंडिया कैन डू इट। ये जंग जीतने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। अगर मरना है तो लड़ के मरेंगे, आत्मनिर्भर बन के मरेंगे। ईरान में इतनी मौतें हो रही थीं कि कब्रिस्तान में जगह नहीं मिल रही थी लोगों को दफनाने की, और वहां की हालत बहुत खराब थी। वहां भारत के 6000 से भी अधिक लोग फंसे हुए थे, तो उनकी वापसी के लिए प्लान बनाया जा रहा था। प्लान ये था कि यहाँ से डॉक्टर्स जाएंगे वहां पर और उन सभी का टेस्ट करेंगे और फिर रिजल्ट के हिसाब से उन्हें वापस लाया जाएगा। पर ईरान जैसे देश जाने के लिए कोई भी मेल डॉक्टर तैयार ही नहीं था। फीमेल डॉक्टर्स जाने को तैयार थे, लेकिन डॉक्टर प्रिया उन्हें ईरान नहीं भेजना चाहती थीं क्योंकि वहां के हालात औरतों के लिए ज्यादा खराब थे। डॉक्टर बलराम कहते हैं कि अगर घर में आग लगती है तो हम बहस करने नहीं बैठते हैं कि पानी कौन लाएगा, औरत या मर्द। जंग है ये और हम सब हैं जवान। जवान का पहला कर्तव्य होता है अपने देश के लोगों की जान की रक्षा करना। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मर जाएंगे, तो क्या खुद की जान बचाने के लिए 6000 भारतीयों को छोड़ दें दूसरे देश में मरने के लिए? क्या ऐसे होते हैं जवान? आज के बाद हमें अर्जुन की तरह सिर्फ मछली की आंख दिखनी चाहिए, बस, और कुछ भी नहीं। और इस जंग में मछली की आंख है हमारे देशवासियों की जान की रक्षा करना।
अब भारत की तरफ से ईरान में डॉक्टर्स भेजे जाते हैं और सभी का टेस्ट करते हुए उन्हें भारत वापस ले आते हैं। ये काफी बड़ी बात थी हमारे लिए, क्योंकि बिना अनुभव के हमने इतने सारे टेस्ट किए और सबको वापस भी ले आए, पर डॉक्टर बलराम के चेहरे पर खुशी दिखाई ही नहीं देती। अब रोहिणी न्यूज में एक और बात बोलती है कि अमेरिका की जॉन हॉकिंस यूनिवर्सिटी ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें लिखा है जुलाई 2020 तक भारत में 40 करोड़ लोगों को कोरोना की बीमारी हो जाएगी। दुनिया की रिसर्च एजेंसीज भारत को लेकर चिंतित हैं, पर भारत की खुद की रिसर्च एजेंसी सो रही है। ये खबर देखकर डॉक्टर बलराम का फिर दिमाग टनकता है और वो निवेदिता से कहते हैं कि हमें वायरस को आइसोलेट करना होगा, तो एनआईवी को बोलो कि जल्द से जल्द प्रक्रिया शुरू करें। इतने लंबे समय बाद उन्हें थोड़ा आराम मिलने ही वाला था कि डॉक्टर बलराम उन्हें फिर से काम पर लगा देते हैं। काफी मुश्किलें आती हैं, लेकिन दिन रात एक करने के बाद आखिरकार वैज्ञानिक वायरस को आइसोलेट करने में कामयाब हो ही जाते हैं। आइसोलेट मतलब कि वायरस को खिला पिलाकर और ताकतवर बनाना और देखना कि वो कितना बड़ा विलन बन सकता है, फिर उस हिसाब से एक हीरो तैयार करना जो उससे लड़के उसे पूरी तरह से खत्म कर सके। ये भी एक तरह की बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि भारत 5वां ऐसा देश बन गया था जिसने वायरस को आइसोलेट किया। लेकिन अब भी डॉक्टर बलराम खुश नहीं होते, बल्कि और काम करने का कहकर चले जाते हैं। डॉक्टर बलराम भावनाओं को व्यक्त करने में थोड़े कमजोर से थे, पर अंदर ही अंदर उन्हें सब पर गर्व था कि इतना बढ़िया काम कर दिखाया। कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे थे, तो अब प्रधानमंत्री कई सारे वैज्ञानिकों के साथ मीटिंग करते हैं, जिसमें कि डॉक्टर बलराम सुझाव देते हैं कि इंडिया में लॉकडाउन लगा दिया जाए ताकि ये वायरस और ना फैले। जैसा डॉक्टर बलराम ने कहा ठीक वैसा ही किया जाता है और अब सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है, जैसे दुनिया ही खत्म हो गई हो। अब वैक्सीन बनाने के लिए कई तरह के सैंपल्स चूहों पर टेस्ट करना शुरू कर दिए जाते हैं, जो कि ये टेस्ट कामयाब भी होते हैं। और अब बारी आती है नॉन ह्यूमन टेस्ट की, जिसमें कि बंदरों पर टेस्ट किया जाता है। कमाल की बात यह है कि वो मेरे दोस्तों को क्यों नहीं ले गए टेस्ट के लिए। खैर, एक विदेशी आदमी रोहिणी तक ये खबर पहुंचा देता है कि आईसीएमआर कामयाब होता जा रहा है, तो अगर वो वैक्सीन बनाने में कामयाब हो गए तो हमारी वैक्सीन भारत नहीं लेगा। तुम एक नैरेटिव यानी कि झूठी कहानी बनाओ कि भारत की वैक्सीन बेकार है और भारत विदेशी वैक्सीन क्यों नहीं लेना चाहता। अब समस्या ये आ जाती है कि जो बंदर मौजूद थे वो इतने बूढ़े हो गए थे कि उन पर टेस्ट नहीं किया जा सकता था और बाकी और कहीं से भी मदद नहीं मिल रही थी। तो अब फैसला होता है कि खुद ही बंदर पकड़ के लाना होगा टेस्ट करने के लिए। इधर डॉक्टर्स बंदर पकड़ने निकल जाते हैं और उधर रोहिणी न्यूज के जरिए अपना नैरेटिव फैलाना शुरू कर देती है कि आईसीएमआर जंगली बंदरों पर टेस्ट करने जा रही है, जो कि गलत है और भारत ने कभी वैक्सीन नहीं बनाई है। तो अब वो जनता का पैसा क्यों बर्बाद कर रही है, विदेशी वैक्सीन क्यों नहीं ले रही। उसकी बातें सुनकर सभी को गुस्सा आ रहा था और सब चाहते थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रोहिणी की बातों का जवाब दिया जाए, पर डॉक्टर बलराम कर्म करने पर विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि सुअर के साथ लड़ेंगे तो कीचड़ हम पे आएगा और सुअर को मजा मिलेगा। खुशी की बात ये थी कि काफी मशक्कत के बाद बंदर मिल जाते हैं, तो अब उन पर ट्रायल करना शुरू कर दिया जाता है। 20-20 दिन बीत गए थे वैज्ञानिकों को घर गए हुए और नींद भी पूरी नहीं हो पा रही थी और लगातार ट्रायल करते करते दिमाग गड़बड़ाने सा लगा था, क्योंकि उसकी भी क्षमता होती है काम करने की। लेकिन फिर भी सब लोग लगे होते हैं ट्रायल करने में, इस उम्मीद में कि सब सही होगा। इसी बीच डॉक्टर बलराम की तबीयत बिगड़ जाती है और वो काफी दिन अस्पताल में ही एडमिट रहते हैं। वीडियो कॉल के जरिए डॉक्टर प्रिया डॉक्टर बलराम को जानकारी देती हैं कि हमारा नॉन ह्यूमन ट्रायल कामयाब हो गया है और अब बारी है कि परमिशन ली जाए ह्यूमन ट्रायल के फेज 1 फेज 2 के लिए। डॉक्टर बलराम कहते हैं कि सभी को 15 अगस्त की डेडलाइन दे दो और कहो कि फेज 1 का डाटा तब तक जनरेट कर लें। इतने कम समय में करना मुश्किल था, पर हमारे पास कम ही समय था सब कुछ करने के लिए। जब ये खबर रोहिणी को पता चलती है तो वो इसमें भी नेगेटिव पॉइंट ढूंढ के कहती है कि इतने कम समय में और जल्दबाजी में वैक्सीन टेस्ट करके आपको दी जाएगी, तो क्या आप वैक्सीन लगवाएंगे? ये सब इलेक्शन जीतने की पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं।
डॉक्टर बलराम कैबिनेट सेक्रेटरी से मिलकर बताते हैं कि हम पहले फेज 1 ट्रायल शुरू करेंगे, फिर फेज 2 और फिर उसके बाद फेज 3। इसमें बहुत समय लगेगा, इसलिए हम फेज 1 और 2 का साथ में ट्रायल करेंगे पैरेलली। फेज 3 के साथ ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए हमें परमिशन चाहिए होगी। कैबिनेट सेक्रेटरी कहते हैं कि ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने 19 मार्च 2019 को कहा था कि अगर किसी ड्रग या वैक्सीन के फेज 1 और 2 ट्रायल पूरी तरह से पास हो जाते हैं, उसे फेज 2 के बाद नेशनल इंटरेस्ट में इमरजेंसी ऑथराइजेशन दिया जा सकता है। अब बताइए कि वैक्सीन कब तक बन पाएगी? डॉक्टर बलराम कहते हैं कि सर बहुत जल्दी बनेगी और बहुत पहले बनेगी और सबसे ज्यादा सुरक्षित बनेगी। डॉक्टर बलराम ने जैसा कहा वैसा ही होता है और भारत की कोवैक्सीन पहली वैक्सीन बन जाती है जो कि पूरी तरीके से भारत में बनाई गई भारतीय वैज्ञानिकों और डॉक्टरों द्वारा। हर कोई खुशियां मना रहा था और डॉक्टर बलराम अपनी खुशी वैज्ञानिकों को चॉकलेट बांटकर मनाते हैं, पर स्माइल अभी भी कम ही थी, बिल्कुल ना के बराबर। रोहिणी को ये रास नहीं आता कि भारत के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बना डाली, क्योंकि उसको फंडिंग तो बाहर के लोगों से मिल रही थी और काम भी उन्हीं के लिए करती थी, तो वो फिर से एक नया खेल खेलती है। जो उसकी विचारधारा वाले लोग थे उन्हें इकट्ठा करके नेगेटिव पोस्ट और ट्वीट करने का काम दे देती है ताकि लोग अपने ही देश में बनी वैक्सीन लगवाने से डरने लग जाएं, और वो खुद भी अंट शंट हेडलाइन बना के खबरें बनाती जा रही थी। उसकी उस हरकत का असर भी होता है और लोग वैक्सीन लगवाने से डरने लग जाते हैं। डॉक्टर बलराम बहस करने के बजाय वो रोहिणी के न्यूज चैनल पर कोर्ट केस कर देते हैं 100 करोड़ का। तो रोहिणी का पार्टनर उस पर बहुत गुस्साता है कि मैं भले ही सरकार के खिलाफ हूँ लेकिन देश के खिलाफ नहीं, इसलिए वैक्सीन के बारे में ये झूठी खबरें फैलाना बंद करो। रोहिणी कहती है कि तुम्हारी सारी फंडिंग मैं लाई, ये ऑफिस भी मेरी वजह से है। ऐसे कोर्ट केसेस मैंने बहुत देखे हैं, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, घर जाओ और आराम से सो जाओ। वैज्ञानिकों ने कई सारी चेतावनी दी थी कि बाहर नहीं निकलना है, भीड़ भड़क्का नहीं करना है, लेकिन लोगों ने नहीं सुनी, जिसके चलते सेकंड वेव आ जाती है जो कि पहले से भी ज्यादा खतरनाक थी क्योंकि वायरस ने अपने आप को अपग्रेड कर लिया था। हम देखते हैं कि डॉक्टर बलराम सेंटर आते हैं तो उन्हें कोई नहीं दिखता। एक वर्कर बताता है कि हमारे यहाँ के लोग में से 18 लोगों को कोविड हो गया है, कहीं भी बेड नहीं मिल रहा है, कहीं भी ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा है। डॉक्टर बलराम चिल्लाकर कहते हैं कि वो सब इन्फेक्टेड हो गए हैं तो क्या बाकी सब मर गए हैं? ऑफिस नहीं आएंगे क्या? मजाक बना रखा है। वहाँ का प्यून पहला इंसान होता था जिससे सबसे पहले हर रोज डॉक्टर बलराम मिलते थे, पर आज वो नहीं था। उन्हें पता चलता है कि कोविड होने के कारण उसकी मौत हो गई है, तो अब जाकर उन्हें एहसास होता है कि क्यों लोग डर के मारे आ नहीं रहे। उन्हें उसके चले जाने का बहुत दुख होता है। जितने भी लोग थे अब उनके आसपास के लोग भी मरने लगे थे, तो अब हर जगह डर का माहौल बन जाता है कि अब क्या होगा, कैसे होगा। रोहिणी मस्त जलती चिता और मरते हुए लोगों की फोटो विदेशी लोगों को बेच के पैसे कमा रही थी। उसकी नौकरानी कहती है कि विदेश में भी लोग मर रहे हैं इस वायरस के कारण, तो आप ये न्यूज में क्यों नहीं दिखाती? जो लोग मर रहे हैं आप उनकी फोटोज बेच के पैसे कमा रही हैं, आपको उनके दर्द से कोई मतलब नहीं है। मुझे माफ करिएगा, मैं अब यहाँ काम नहीं कर सकती। अब खबर आती है कि WHO ने भारत में बनी कोवैक्सीन को अप्रूवल देने से मना कर दिया है, तो इस बात से रोहिणी बड़ा खुश होती है। अब इस चीज के लिए मीटिंग बैठाई जाती है, तो डॉक्टर प्रिया कहती हैं कि अब हमारी वैक्सीन पॉलिटिक्स बन चुकी है। WHO ने चाइना की वैक्सीन को पहले ही अप्रूवल दे दिया था। हम वैज्ञानिक हैं, लेकिन हमें भी समझ आता है कि हमारी वैक्सीन के साथ जानबूझ के भेदभाव किया जा रहा है। उन सभी को अच्छे से समझ आ रहा था कि ये सब रोहिणी का ही किया धरा है। सभी लोग यही कहते हैं कि हमें अब जवाब देना चाहिए, हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। डॉक्टर बलराम प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मान तो जाते हैं, पर खुद उसमें शामिल होने के लिए साफ मना कर देते हैं। डॉक्टर बलराम कैबिनेट सेक्रेटरी से जाकर पूछते हैं कि हमने विदेशी वैक्सीन्स को अप्रूवल क्यों नहीं दिया, तो वो एक फाइल दिखाते हैं जिसमें कि सारी वजह लिखी हुई थी अप्रूवल ना देने की।
कैबिनेट सेक्रेटरी कहते हैं कि सेकेंड वेव में चारों तरफ अंधकार था, तो मैं एक ही बात सोचता रहा कि जब विश्व की सारी सभ्यताएं खत्म हो गईं, तो ऐसा वो क्या कारण था कि इतने आक्रमणों के बाद भी भारत अभी भी जिंदा है। शायद हमारा ये विश्वास कि ब्रह्मांड एक है, हमने कभी किसी को तोड़ने की या बांटने की कोशिश नहीं की, स्वयं पर विश्वास किया। ये स्वयं पर विश्वास ही सनातन है। अब एक बार फिर जब कई ताकतें भारत को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, तो हमें सोचना होगा कि हम खुद को ब्लैकमेल होने दें या फिर स्वयं पर विश्वास कर कर आत्मनिर्भर बने। अब हम देखते हैं कि सभी वैज्ञानिक मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं, जहां पत्रकार लगातार सवाल पे सवाल किए जा रहे थे। वैज्ञानिक जवाब दे ही रहे होते हैं कि तभी रोहिणी उठ खड़ी होती है और सवाल करती है कि आपने थर्ड फेज ट्रायल किए बिना ही वैक्सीन देना शुरू कर दिया, तो क्या आपकी वैक्सीन सुरक्षित है भी या नहीं? डॉक्टर प्रिया साइंटिफिक तरीके से सभी को समझाती हैं कि किस तरह से भारत में बनी वैक्सीन सुरक्षित है, लेकिन फिर भी WHO ने अप्रूवल नहीं दिया। रोहिणी कहती है कि विदेशी वैक्सीन्स भारत सरकार के दरवाजे खटखटाती रही, लोग मरते रहे, लेकिन आपने अप्रूवल नहीं दिया, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि कोवैक्सीन बना के भारत एक आत्मनिर्भर देश बन गया है, ताकि अगले इलेक्शन में डंका पीटा जा सके। अब इस सवाल का जवाब देने आते हैं डॉक्टर बलराम, जो कि आना तो नहीं चाहते थे, पर रोहिणी द्वारा फैलाई गई झूठी खबरों का खुलासा करना जरूरी था। डॉक्टर बलराम बताते हैं कि वैक्सीन को -17 डिग्री में रखना पड़ता है और फिर उसे सलाइन में डाल के डाइल्यूट करना होता है, और वो सलाइन विदेशी वैक्सीन देने को तैयार नहीं थी। डॉक्टर प्रिया बताती हैं कि इन वैक्सीन के लिए स्पेशल सिरिंज भी लगती है, जो कि वो लोग नहीं दे रहे थे। डॉक्टर बलराम कहते हैं कि हमारे देश का एक नियम है, अगर आप अपनी वैक्सीन हमारे देश के लोगों को लगाना चाहते हैं, तो उसे पहले हमारे लोगों पे टेस्ट करना होगा। उसके लिए ये लोग राजी नहीं थे, लेकिन इस पर आपने कोई सवाल नहीं उठाया। ऐसे ही करके ना जाने और कितनी उल्टी सीधी शर्तें थी उनकी कि उनको अप्रूवल देने में हमारा ही घाटा था। हम ये नहीं कह रहे कि उनकी वैक्सीन खराब है, लेकिन जो वैक्सीन हमारे देश में ही बनी है वो आपको अच्छी क्यों नहीं लगती? हमने हमारी वैक्सीन पेटेंट नहीं कराई, क्योंकि हमारा मानना है कि पब्लिक सर्विस में किए गए इनोवेशन और नॉलेज पर सिर्फ पब्लिक का हक है। सभी लोग मिलकर एक एक करके बताते हैं कि इस महामारी के बीच भारत ने क्या क्या काम किए और किन किन चीजों में वो बाकी देशों से आगे निकला। डॉक्टर बलराम रोहिणी से कहते हैं कि जॉन हॉकिंस की रिपोर्ट के आधार पर आपने एक आर्टिकल लिखा था, भारत के 40 करोड़ लोग इन्फेक्टेड हो जाएंगे। उन्होंने जब ये रिपोर्ट नाकार दी तो आपने लोगों तक ये बात नहीं पहुंचाई, क्योंकि एक दुश्मन की तरह तो आपका काम हो चुका था। आपका सत्य सत्य नहीं है, केवल अर्ध सत्य है, इसीलिए वो झूठ से भी भयानक है। अदालत का आपके नाम एक फरमान आया है। कोर्ट ने आपको कोवैक्सीन पर लिखे 14 आर्टिकल्स को फेक न्यूज होने के आरोप में आपके वेबसाइट से हटाने का आदेश दिया है। अब पत्रकारों के बीच हल्ला मच जाता है कि ये बड़का मैडम तो अलग ही खेल खेल रही थी झूठी खबरें फैलाकर। डॉक्टर बलराम कहते हैं कि शायद दुनिया ये कभी नहीं जान पाएगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर जो वैक्सीन है, इसे बनाने वाली 70% ICMR और NIV की महिलाएं हैं। ये बर्तन भी धोती हैं, अपने पतियों के नखरे भी उठाती हैं, बच्चों बुजुर्गों की सेवा करती रहीं, और कोई रोया तो उनके आंसू पोंछती रहीं, और मेरे जैसे टेढ़े लोगों का गुस्सा भी सहती रहीं, लेकिन डट के वैक्सीन बनाती रहीं। आज हम यहाँ खड़े हैं बिना मास्क के, बिना डर के, ये सब इन महिलाओं की वजह से। मैं भारत की ये अद्भुत सफलता भारत की हर महिला को समर्पित करता हूँ, क्योंकि ये इनके त्याग और तपस्या का परिणाम है। इसके बाद कोई ये नहीं कहेगा कि इंडिया कांट डू इट। इंडिया कैन डू इट। इंडिया कैन डू इट। यस, इंडिया कैन डू इट। उनकी बातें सुनकर वहां जो अब तक उन पर उंगलियां उठा रहे थे, वो अब उनके लिए तालियां बजाने लग जाते हैं, क्योंकि अब जाकर उन सभी को समझ आया था कि इन लोगों की वजह से भारत ने क्या उपलब्धि पाई है। रोहिणी ने भी अब हार मान ली थी और वो भी ताली बजा रही होती है। थोड़े दिनों बाद निवेदिता अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाती है, तो सभी बच्चे गुलाब का फूल देते हुए उसे वैक्सीन बनाने के लिए शुक्रिया कह रहे होते हैं। डॉक्टर बलराम डॉक्टर प्रिया से मिलकर उन्हें अपनी लिखी हुई एक बुक देते हैं, जिसका नाम था गोइंग वायरल। उसके पहले पन्ने पर थैंक यू लिखा था, जो कि डॉक्टर बलराम सामने से नहीं बोल पाए, लेकिन किताब में लिखकर बोल गए।
मूवी के आखिर में कुछ बातें बताई जाती हैं कि क्या क्या उपलब्धि हासिल की भारत ने, जिसे आप चाहें तो रोक के पढ़ सकते हैं। और फिर इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपने देखी एक ऐसी फिल्म जिसमें हमें उन लोगों को दिखाया गया जो कि महामारी के टाइम में भी अपनी चिंता ना करते हुए लगे पड़े थे पूरे देश को बचाने में। इनके हाथ में ना बंदूक थी और ना ही इन्हें जंग पे जाना था, पर फिर भी ये एक जंग लड़ रहे थे लोगों को बचाने की, और एक बहादुर जवान की तरह उस जंग को लड़ते हुए जीते भी। हमें ऐसी कहानियां जल्दी कभी नहीं पता चल पाती क्योंकि कोई नहीं होता बताने वाला। बस चर्चाएं होती हैं कि वैक्सीन बन गई, भारत ने पहली वैक्सीन बना डाली, पर बनाई किसने उनके नाम सामने नहीं आते। तो ये फिल्म उन्हीं लोगों के बारे में बताने का काम करती है। इस फिल्म को बस इसी विषय पर केंद्रित किया गया है कि वैक्सीन बनी कैसे, उसे बनाने वाले कौन थे, और वो ना बने इसके लिए किस तरह से लोगों ने रुकावटें डाली, पर मुश्किलों से निकलकर वैक्सीन बन ही गई। डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने जो टॉपिक चुना सिर्फ उसी पर फोकस किया, और यही इस फिल्म की सबसे अच्छी बात है। हालांकि उस समय ना जाने कितनी चीजें हो रही थीं और लोग कितना परेशान और दुखी हुए थे, लेकिन जो भी चीजें वैक्सीन बनाने से जुड़ी थीं वही चीजें दिखाई गई हैं। तो आप ये शिकायत नहीं कर सकते कि ये नहीं दिखाया, वो नहीं बताया, क्योंकि फिल्म का जो मेन थीम था वो उसी पर टिकी रही। इस फिल्म में पत्रकारों को भी लताड़ा गया है, विदेशी पॉलिटिक्स भी बताई गई है, और महिलाओं का कितना ज्यादा योगदान था इस वैक्सीन को बनाने में ये भी बताया गया है। ये फिल्म अच्छी है, पर अफसोस की चल नहीं रही। ना चलने के दो कारण हो सकते हैं। द कश्मीर फाइल्स इसलिए चल गई क्योंकि लोगों को मुद्दा मिल गया था बहसबाजी करने का और लड़ने का, तो सब आपस में लड़ भिड़ गए और खूब प्रमोट किया मूवी को, और काफी लोगों ने आलोचना की तो मूवी को थोड़ा और हाइप मिली। तो जो इस फिल्म के पक्ष में थे, जो प्रमोट कर रहे थे, वो थोड़ा और जोश में आ गए, और जो कभी मूवी देखने भी नहीं जाते थे वो भी देखने गए, क्योंकि उस टाइम पर ऐसा हो गया था कि जरूरी है देखना। पर अब जब उसी डायरेक्टर ने एक और फिल्म निकाली, वो भी काफी अच्छे से बनाकर, तो लोग देखने नहीं जा रहे, क्योंकि इसमें कोई मुद्दा नहीं, नॉलेज है। कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि सरकार की वाहवाही करने के लिए ये फिल्म बनाई है, पर इसमें सिर्फ वही नहीं है बल्कि और भी कई चीजें हैं जिसके लिए फिल्म देखी जा सकती है। लोगों को वो फिल्में जल्दी पसंद नहीं आती जिससे नॉलेज मिले या जानकारी मिले, उसकी ऑडियंस काफी ज्यादा कम है, तो इसीलिए इस फिल्म को उतनी ऑडियंस नहीं मिल रही। चलो माना कि कश्मीर फाइल्स जिन लोगों को नहीं पसंद आई थी वो ये मूवी नहीं देखने जाएंगे, पर जिन्होंने देखी थी वो तो ये देखने जा सकते हैं ना। उसी डायरेक्टर की तो फिल्म है जिसको आपने पसंद किया था, जिसको आप मानने लगे थे कि हाँ सच का खुलासा करेगा, तो अब तो फिल्म देखने जाइए उसकी जब उसने फिल्म बनाई है। अब आप उसको धोखा क्यों दे रहे हैं? जाइए और उसका कलेक्शन बढ़ाइए ताकि वो आगे भी और अच्छी फिल्म बना सके, कश्मीर फाइल्स की तरह या फिर इस वैक्सीन वॉर की तरह। दूसरा कारण ये कि जब ये मूवी आई तब चंद्रमुखी 2 और फुकरे 3 भी आई, तो ऑडियंस इधर उधर बिखर गई। जवान का अभी भी क्रेज नहीं गया है, तो उसने भी काफी असर डाला। विवेक अग्निहोत्री ये खुद मानते हैं कि उनकी ये फिल्म कश्मीर फाइल्स की तरह ब्लॉकबस्टर नहीं जाएगी, क्योंकि इसमें राजनीति नहीं है, इसलिए उन्होंने ये फिल्म ज्यादा बड़े बजट में नहीं बनाई। यहाँ थोड़ा एक बात गड़बड़ लगी कि रोहिणी का जो कैरेक्टर है वो सरकार से सवाल करती है। हाँ, ऐसे पत्रकार होते हैं, पर ऐसे भी होते हैं जो सरकार की जी हुजूरी करते नहीं थकते। हो सकता है कि रोहिणी गलत थी, पर सवाल करना गलत नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि सब अच्छा ही हुआ और कहीं कोई गलती नहीं हुई सरकार से या किसी से भी जो ऊंचे पद पर बैठा है, तो सवाल करना तो जरूरी है ही, बस आपकी बातों में सच्चाई होनी चाहिए। जिस तरह से रोहिणी थी उसी तरह से वो पत्रकार भी होते हैं जो कि झूठी खबरें फैलाकर या वाहवाही करके सरकार की गुलामी करते हैं। पर क्या कर सकते हैं, मजबूरी है उनकी, चैनल थोड़ी बंद करवाना है सरकार के खिलाफ जाके। अब किसी को लगेगा कि मैं करंट सरकार की बात कर रहा हूं, पर ऐसा नहीं है दोस्त, पहले भी चीजें होती थी। अगर आप जानकारी लेने जाएंगे तो आपको जानकारी मिलेगी। तो दोस्त, पहले भी जो होता था वो अभी भी हो रहा है, क्योंकि ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को अगर फॉलो नहीं करेंगे तो जो चैनल्स हैं वो बंद हो जाएंगे। तो आगे अगर कोई और सरकार आती है तो शायद कुछ चैनल्स उनकी वाहवाही करेंगे,
यही एक नियम है। ये मूवी डॉक्टर बलराम भार्गव द्वारा लिखी गई किताब गोइंग वायरल पर आधारित है, तो थोड़ा आसान रहा होगा इस फिल्म को बनाना, क्योंकि सारी जानकारी तो मिल ही गई होगी। अब एक्टिंग की बात करें तो नाना पाटेकर की डायलॉग डिलीवरी और एक्टिंग काफी अच्छी लगी। पल्लवी जोशी इस फिल्म की प्रोड्यूसर भी हैं और डॉक्टर प्रिया का भी किरदार निभाया, जो कि सही देखने को मिला। और बाकी जितने भी सह कलाकार फिल्म में मौजूद हैं, सबका काम बढ़िया रहा। मैं ये नहीं कहूंगा कि इस फिल्म में जो दिखाया या बताया गया है वही पूरा सच है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि जरूरी नहीं कि सब अच्छा ही हुआ था। तो अगर वाकई में सच जानना हो तो खुद से ही पढ़ें लिखें, सच को जाने तो अच्छा रहेगा। क्योंकि कोई भी अगर कुछ दिखाता या बताता है तो वो अपने माइंडसेट के हिसाब से बताता है, तो काफी चीजें वो बताता नहीं जो उसे सही नहीं लगती बताने में। तो अपने दिमाग का इस्तेमाल जरूर करें। तो ये था एक्सप्लेनेशन द वैक्सीन वॉर मूवी का। आपको मूवी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करके जरूर जाइएगा। आपके लाइक और कमेंट से मुझे और भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते। फाइनली खत्म हो गया ये वीडियो। अब चलते हैं अगले वीडियो की तरफ। बाय।